हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज बायो फीडबैक से स्टार्ट करेंगे। बायो फीडबैक भी एक बिहेवियरल थेरेपी है। इसमें सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड दे कुड टेल अबाउट आवर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दैट एनेबल अस टू टेक फीडबैक फ्रॉम आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हमें ही बताया जाता है कि हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या हो रहे हैं, क्या हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, और वो फीडबैक हमें एक ऑपरेंट लर्निंग प्रोसीजर की तरह हमारे लिए काम करता है टू वॉलंटरीली कंट्रोल आवर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज हार्ट रेट, पिनाइल इरेक्शन, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये फीडबैक हमें ही दिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस जो होते हैं उसके बारे में, इसलिए इसको बायो फीडबैक बोला है। और इसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। फीडबैक जो है दैट एक्ट्स एज अ नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स को इन्होंने KR लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेंट लर्निंग। तो ये जो फीडबैक हमें मिलता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस ऑपरेंट लर्निंग प्रोसीजर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो एक तो वॉलेंटरी कंट्रोल, मतलब हम अपने ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस को वॉलेंटरीली कंट्रोल करना सीख जाते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को। और ये हमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हमें मेजर करके बताए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज मेजर करे जाते हैं, फिर हमें बताया जाता है, उसके बारे में फीडबैक दिया जाता है, और वो फीडबैक हम ऑपरेंट लर्निंग प्रोसीजर की तरह यूज़ करते हैं अपने ही चेंजेस, बॉडी में जो चेंजेस है उनको कंट्रोल करने के लिए वॉलंटेरीली। कुछ यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। आई बोरो हैविली फ्रॉम रिजल्ट्स ऑफ, ये स्टडी है H मिश्रा और SK किरण कुमार की 1993 की। इन्होंने उस स्टडी का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करी है आपको कि बायो फीडबैक कैसे काम करता है। और ये स्टडी करी गई है सेकेंडरी सेक्सुअल इम्पोर्टेंस के ऊपर, सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी जो होती है उसके ऊपर स्टडी है। Primary sexual impotence is one where penile erection does not happen. Biofeedback cannot be used in this case as the individual can't make physiological changes on sexual arousal. Secondary sexual impotence, penile erection is present, but the client wouldn't maintain it for sufficient period to have vaginal penetration and satisfactory intercourse. तो ये सेकेंडरी यहाँ पे क्यों नाम दिया है, क्योंकि कह रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्सुअल इम्पोर्टेंस होती है वो तो उसके जो भी रीजंस हैं वो हम अपनी वॉलेंटरीली मतलब नहीं कंट्रोल किया जा सकता उसको। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्सुअल वो है इम्पोर्टेंस है, उसमें पिनाइल इरेक्शन ज़रूर होती है लेकिन वो सफिशिएंट टाइम के लिए मेंटेन नहीं कर पाते, तो उसको वॉलेंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें फीडबैक कैसे यूज़ किया जाता है। फीडबैक प्रोसीजर इन दिस केस टिपिकली फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप्स। तो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग पहले होती है, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है जिससे फीडबैक दिया जाता है, जिसको बोलते हैं प्लेथिमिज्मोग्राफ। So this instrument is used that records penile erection responses. It can be used to take biofeedback. The client is presented with the pictures of nude females of his choice. He is asked to fantasize and relieve the sexual intercourse and sex play while viewing the pictures. तो जैसे इस पर्टिकुलर उसके लिए बायो फीडबैक को मेजर करने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं प्लेथिमिज्मोग्राफ, इसको यूज़ करा जाता है। और जो क्लाइंट है उसको फीमेल पिक्चर्स दिखाई जाती है, न्यूड फीमेल्स की, सो दैट ही कैन फैंटेसाइज अबाउट देम। और उसके बाद दिस सेशन गोज ऑन फॉर 45 मिनट, 45 मिनट्स का सेशन होता है एंड द पिक्चर्स आर रेगुलरली चेंज्ड। आफ्टर 45 मिनट्स रिजल्ट्स देखते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में से, एंड द ग्राफ बिटवीन मेंटेनेंस ऑफ पिनाइल वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन ऑफ इरेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। और जो भी उसकी मेजरमेंट आई होती है उसका जो भी फीडबैक होता है वो क्लाइंट को दे दिया जाता है। In the study by Mishra and Kiran Kumar, it was found that plethysmographic feedback along with relaxation can improve penile response in about 27 sessions. तो ये बायो फीडबैक के थ्रू देखा गया है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है अराउंड 27 सेशंस के बाद। और रिलैक्सेशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे एंग्जाइटी कम होती है, एंड एंग्जाइटी की वजह से जर्नली लोगों को वो जो सेकेंडरी इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज हाउ इट इज़ यूज्ड।
उसके बाद आता है नेक्स्ट जो मेथड है वो है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस Enuresis is a disorder in which you drink water beyond satiation level and your bladder can not withstand the tension and wet your pants. So ये disorder में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जितना उनके ब्लैडर में नहीं वो हो पाता, स्टोर हो पाता, फिर वो दे रिलीव दैट वाटर, तो उनकी जो दे वेट देयर पैंट्स। तो इन मैनी केसेस एन्यूरेसिस द पेशेंट वेट्स द बेड डेली, तो जनरली वो रोज ही ऐसा करते हैं, तो उनका जो बेड है रोज वो गीला हो जाता है, उस वजह से इट बिकम्स टफ टू विथस्टैंड द ब्लैडर प्रेशर फॉर इवन 2-3 मिनट्स। तो इतना ज़्यादा वो पानी पी लेते हैं कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। नाउ बायोफीडबैक फॉर एन्यूरेसिस टिपिकली फॉलोज द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसमें अगर जैसे इस तरह का डिसऑर्डर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, पेशेंट ड्रिंक्स वाटर बियॉन्ड सैचुरेशन लेवल, मतलब आपको जितना सेटिस्फैक्शन हो जाता है आप उससे ज़्यादा पानी पीते रहते हो। द टाइम व्हेन ब्लैडर टेंशन इज फेल्ट इट इज़ रिकॉर्डेड। तो अब यहाँ पे पहला स्टेप है कि उसको पहले पानी पीने के लिए बोलते हैं जितना ज़्यादा हो सके, फिर उसके बाद वो ब्लैडर टेंशन जब होती है उसका टाइम रिकॉर्ड करते हैं। द पेशेंट ट्राइज टू विथहोल्ड द प्रेशर टिल मैक्सिमम टेंशन बिल्ड्स अप, उसको बोलते हैं कि जब तक वो कंट्रोल कर सकते हैं वो उसको करें। एंड द रिलीज इज द सेम all the time taken to रिलीज इज रिकॉर्डेड। तो उसके बाद उसको रिलीज करने के लिए बोल दिया जाता है और उसका टाइम रिकॉर्ड किया जाता है जो रिलीज करने में टाइम लगा है। द टाइम इंटरवल बिटवीन प्रेशर फॉर्मेशन एंड द रिलीज बिकम्स द ब्लैडर टेंशन फीडबैक, और उसको फीडबैक दे दिया जाता है कि आपका जो ब्लैडर पे जो प्रेशर पड़ रहा था और आपने जो रिलीज किया है यूरिन, उसके बीच में जो टाइम था, तो वो उसका फीडबैक हो जाता है और इसको मॉनिटर किया जाता है एवरी ट्रायल में। और जब भी वो ट्रायल होता है तो इनका एफर्ट क्या होता है कि किसी तरीके से वो जो बीच का इंटरवल है उसको बढ़ा दिया जाए। एफर्ट इज मेड टू लेंथन द इंटरवल ऑफ द विल होल्डिंग प्रेशर। ट्वाइस अ डे प्रैक्टिस, वंस इन द फोरनून एंड वंस इन द आफ्टरनून आर रिकमेंडेड। तो ये वाली प्रैक्टिस बोलते हैं कि फोरनून और आफ्टरनून 2 बार में करवाते हैं। Mishra and Kiran Kumar had worked with a patient with enuresis. This patient had been suffering from the problem for past 13 years. तो इन्होंने जिनके साथ काम किया था उस पेशेंट को 13 साल से वो प्रॉब्लम थी। तो उसको पहले ड्रग्स के लिए भी वो मतलब मेडिसिन के थ्रू भी ट्रीट किया गया था, साइकोथेरेपी भी की गई थी, बिहेवियर थेरेपी भी की गई थी, किसी से उसको फ़ायदा नहीं हुआ। वो हर रात उसका वो ही यूज्ड टू वेट हिज बेड हर रात में हमेशा ही, एंड एक से ज़्यादा बार। तो इन द बायोफीडबैक एक्सरसाइज द एन्यूरेटिक पेशेंट टू 272 days टू अचीव कंप्लीट ड्राई नाइट्स। तो फाइनली इन्होंने इनको क्योर कर दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा ही एक मेथड है अगर कहीं कोई भी थेरेपी काम ना कर रही हो। देन फोबिया बायोफीडबैक कैन बी कपल्ड विद सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी इन ट्रीटिंग फोबिया। तो जहाँ पे हम इसको बायोफीडबैक को इस टेक्निक के साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो फोबिया को भी ट्रीट कर सकते हैं। द बायोफीडबैक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड हियर इज अ गैल्वेनोमीटर दैट मेजर्स गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। तो गैल्वेनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज़ किया जाता है गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए। यूजुअली गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे वो स्किन की कंडक्टेंस रिस्पॉन्स के लिए होता है, तो इसको GSR बोलते हैं। चेंजेस इन GSR शो पैटर्न ऑफ एंग्जाइटी रिस्पॉन्स टू फोबिया अराउजिंग स्टिमुलाई। तो जो भी इसमें रीडिंग आती है उससे ये पता चलता है कि किस तरीके से हम एंग्शियस हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है हमें, और कैसे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस स्टिमुलाई को देख के जिसे हमें डर लगता है। 5 बायोफीडबैक प्रोसीजर टू ट्रीट फोबिया कैन फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसके ये स्टेप्स हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंग्जाइटी हायरार्की, जैसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, हम वो हायरार्की बनाते हैं ना कि हमें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, फिर उसके बाद फिर उससे ज़्यादा ऐसे करते करते मतलब कि हाईएस्ट के लास्ट में आते हैं, स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं कि सबसे कम डर किस चीज़ से लगता है, फिर उससे ज़्यादा करते करते हाईएस्ट पे जाते हैं। Client education, in which the client is educated about how deflection in the galvanometer indicates physiological change। तो यहाँ पे क्लाइंट को समझाया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में अगर वो जो निडल होती है अगर वो डिफ्लेक्ट करेगी तो इसका मतलब आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं।
तो उसकी तरफ वो समझाते हैं कि आप उसकी तरफ ध्यान देना, वो कैसे चेंज होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम एंग्जाइटी हायरार्की फॉर विजुअलाइजेशन, आप उसको विजुअलाइज करने के लिए बोला जाता है, जैसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में बोलते हैं कि आप इमेजिन करना शुरू करो कि अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो आप कोई ऐसी जगह पे बैठे हो जिसके बहुत दूर पे एक कमरा है जो वहाँ पे पूरा अंधेरा है, धीरे धीरे उसके पास ले जाते हैं उस कमरे के, फिर ऐसे विजुअलाइज करने के लिए बोलते हैं। So all this time the client monitor GSR changes through visual and auditory modalities. तो वो जब विजुअलाइज करते हैं ना तो उसमें देखते हैं कि वो GSR में चेंजेस हो रहे हैं। So chronic anxiety and tension, in a series of pioneering studies of brain wave activity, Dr. Kamiya found that conscious control of alpha wave is also possible. तो यहाँ पे अब ये अल्फा वेव्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने ये बताया है कि मतलब इस तरीके से हम उसको डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस में उस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं जिससे उसको क्लाइंट को पता चले कि उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। फिर उसको रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। जब वो रिलैक्स करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो मीटर में रीडिंग आ रही है वो वापस ज़ीरो पे आनी चाहिए। तो उससे क्लाइंट को ये पता चल जाता है कि मैं रिलैक्स करता हूँ तो मेरी बॉडी नॉर्मल उस पर आ जाती है। तो इस तरीके से वो अपने वॉलंटरीली अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकता है बायो फीडबैक के थ्रू। ना क्रॉनिक एंजाइटी एंड टेंशन में ये बात कर रहे हैं कि हम ब्रेन की जो अल्फा वेव्स जो होती हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अबाउट अल्फा वेव एक्टिविटी एंड मसल टेंशन, तो बायो फीडबैक हम दे सकते हैं अल्फा वेव्स का भी और मसल टेंशन्स का भी। अल्फा वेव वो होती है जब हम कॉन्शियस होते हैं लेकिन हम फिजिकली और मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं, मतलब जाग रहे हैं पर थोड़ा सा ड्राउजीनेस है, एंड देन वॉलेंटरीली हम उसको चेंज कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज ऑल्सो रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक योगा। योगा में जैसे आप फील करते हो एकदम रिलैक्स टाइप का, वैसे टाइप का ये फीलिंग होती है अल्फा वेव वाली। इट सीक्स टू डू द सेम थिंग दैट योगा एंड मेडिटेशन डू। तो हम वही चीज़ कर सकते हैं जैसे मेडिटेशन के थ्रू अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक के थ्रू एंड ईईजी इसमें यूज़ हो रहा है। जैसे वो इस वाले में हम इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे थे। इससे पहले वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा उसमें हमने जो यूज़ किया था उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था प्लेथिस्मोग्राफ एंड गैल्वेनोमीटर, एंड इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ईईजी। तो दिस यूज ऑफ बायोफीडबैक हैज़ बीन पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन ओवरकमिंग क्रोनिक एंजाइटी एंड टेंशन। तो इसके लिए इसका काफ़ी यूज़ आ रहा है बायोफीडबैक का। नाउ एन अप्रेजल, इसकी एफिकेसी कितनी है, मतलब कितना कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो कि ये काम करेगा। द इफेक्ट्स ऑफ बायोफीडबैक प्रोसीजर्स आर जनरली स्मॉल। Many of the effects of the biofeedback procedure do not generalize to situations outside the lab. आपने लैब में तो करवा लिया लेकिन रियल लाइफ में वो काम नहीं कर रहे हैं। And then it is quite a costly method involving costly electronic feedback. तो सारा नेगेटिव ही लग रहा है देखने में। एक तो इसका प्रोसीजर जो है उसका जो इफेक्ट है छोटा होता है। अब अपने लैब में उसको किसी चीज़ से डरने से मतलब फोबिया उसका कम करवा दिया, किसी चीज़ का डर। हो सकता है रियल लाइफ में ना हो वो चीज़, क्योंकि रियल लाइफ में उसको फीडबैक तो नहीं मिल रहा है। और ये बहुत ही कॉस्टली मेथड है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। फॉस्टरिंग मेंटल हेल्थ, in most of the therapies we have discussed in this chapter, the focus has been on treating mental disorder. An alternative is to prevent the incidence of mental disorder. Hence, many psychologists, especially community mental health workers and school psychologists, are now concentrating on the attempts to foster mental health. तो ये टॉपिक आपको क्या बता रहा है कि हमने अभी तक क्या बात की, कैसे ठीक करना है मेंटल डिसऑर्डर को, पर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम ये इस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान देते कि मेंटल डिसऑर्डर हो ही नहीं, तो कैसे हम उसको होने से रोक सकें, उस चीज़ पे ध्यान देंगे तो होगा ही नहीं। तो वो चीज़ है फॉस्टरिंग मेंटल हेल्थ। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट ये सब चीज़ें वैसे बचपन से ही शुरू कर देते हैं, मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना, मतलब स्कूल में ही बच्चों के साथ, तो वो बड़े होके उनको प्रॉब्लम ना हो। नाउ इंटरवेंशंस इसमें क्या हुई हैं, क्या क्या तरीके ढूंढे हैं इसको फॉस्टर करने के। इसमें पहली चीज़ इन्होंने बोली है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी एंड सफिशिएंट फूड,
फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इंडिया में जो मैल न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम है उसकी वजह से लोगों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड है और वो मेंटल इलनेस है बहुत ज़्यादा। अग्रवाल एट ऑल हैज़ फाउंड फ्रॉम द लार्ज स्केल स्टडी ऑन 6 to 8 years old rural children in Varanasi that severity of malnutrition is proportional to the impairment of intelligence, verbal listening, short term memory, perceptual। तो मतलब ये जो यहाँ स्टडी करी गई है वाराणसी में 6 से 8 साल के बच्चों पे, मतलब जितना मैल न्यूट्रिशन है उतना ही सेम उसी की वजह से इंटेलिजेंस और वर्बल रीजनिंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी इन सब चीज़ों में भी इम्पेयरमेंट है। रिच एनवायरनमेंट कैसे, एनवायरनमेंट जिसमें बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हों, जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हों अपने ब्रेन के लिए, अपने हेल्थ फिजिकल हेल्थ के लिए, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो, इस तरह की चीज़ें हो जिससे बच्चे को सेल्फ एफिकेसी फील हो, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़े। इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क हो और गुड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वाली चीज़ें हो जिससे वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर सके और थोड़ा और अपने कॉग्निटिव लेवल को बढ़ा सके। रियलिस्टिक एस्पिरेशंस मतलब कि अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखना, इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक नहीं रखो कि आपको मेंटल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाए। जब आपको वो गोल अचीव नहीं होता तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एंग्जाइटी और ऑल दैट, तो रियलिस्टिक एस्पिरेशंस रखो। और थोड़ा सा सेल्फ कॉन्सेप्ट एक रिजिड होना चाहिए कि अगर आप सोचते हो आप कर सकते हो तो उस पर रिजिड रहो। ये नहीं कि किसी ने आके बोल दिया कि आपके बस की नहीं है तो आप उसको नेगेटिवली लेना शुरू कर दो। फेलियर को एक्सेप्ट करना भी सिखाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फेलियर्स को कैसे ठीक करना है। अगर फेलियर आ भी गया तो इनकरेक्ट एट्रीब्यूशन नहीं करना है कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है। उसको करेक्ट एट्रीब्यूट करो कि मैंने एफर्ट कम लगाया है इसलिए हुआ है, मुझे दोबारा एफर्ट करना पड़ेगा। फिर मैनी स्टूडेंट्स विद पुअर मेंटल हेल्थ एट्रीब्यूट सक्सेस टू, अब जैसे जिनकी मेंटल हेल्थ पुअर होगी तो अगर वो फेल हो जाएंगे तो कहेंगे मेरी गलती है, अगर वो पास हो जाएंगे तो कहेंगे पेपर ही आसान आया होगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो अपने आप के अंदर एक वो नहीं होती है, एक सेल्फ एफिकेसी नहीं होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हैंस देर इज़ अ नीड टू डेवलप इन चिल्ड्रन रियलिस्टिक परसेप्शंस। तो बचपन से ये चीज़ें सिखा दें तो बड़े होके ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इसीलिए स्कूल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ की। फिर आते हैं कोर बिलीव्स। कॉग्निटिव थ्योरीज बिलीव दैट अंडरलाइंग मोस्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स आर सर्टेन इरेशनल कोर बिलीफ। तो हमने उसमें भी पढ़ा था कॉग्निटिव थेरेपीज में कि हमारे बिलीफ ही जब इतने गलत होते हैं अंदर से तो ऑब्वियसली उसमें हमें मेंटल प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। तो उनको मतलब बताओ कि उनके कौन से बिलीफ हैं, बचपन से ही समझाना शुरू करो धीरे धीरे कि क्या चीज़ वो गलत सोचते हैं, कौन से बिलीफ उनके अंदर गलत है, क्या चीज़ें वो ऐसी मानते हैं जो गलत है माननी, जिससे उनके अंदर ये इरेशनल थॉट्स ही ना आए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं किसके लिए, मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।